हेलो गाइस। दोस्तों कैसे हो? कुछ आवाज आ रही है तुमको मेरी? मुझे कंफर्म कर दो बस। हेलो। यस सर। हम्म क्या हाल चाल है सबके? एवरीबॉडी। सर अरे कौन आया? सर हाँ आर्यन बोल बेटा। सर कुछ डाउट थे। हाँ हाँ बोल। सर ये फ्लूइड डायनेमिक्स में आपने जो समझाया था ना स्ट्रीमलाइन फ्लो, हाँ। वो थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं रिकॉर्डिंग सुनी थी उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है। बस एक वही था। और नॉन विस्कस क्या होता है सर? नॉन क्या? विस्कस। नो। नॉन विस्कस जो आपने पढ़ाया था ना फ्लूइड डायनेमिक्स में। अच्छा 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 वैसा बोल रहा है तू? तेरा इको बहुत ज्यादा आ रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा मुझे। देखता हूँ मैं कुछ। चलो कैमरा चालू कर लो सब अपना अपना दोस्तों। सर मैं 1 मिनट में करता हूँ। युवराज, अमान, शुभम, आ जाओ मैदान में। कैमरा चालू कर लो फटाफट। शुभम, पहले मुझे दिखा तू खाना ये 3 बजे जब आपकी क्लास यस है सर। ना? तो उससे पहले हमको खाना नहीं खाना चाहिए? यस सर, लेकिन सर आज थोड़ा घर में प्रॉब्लम था, काम था सर। हम्म। अभी तुम खाना खाओगे कि घर पे पढ़ाई पे ध्यान दोगे? हेत, कैमरा, आर्यन, जल्दी। हाँ सर करता हूँ। आज मैं बहुत धीरे 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 पढ़ाऊंगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एकदम क्लियर आवाज है कि कम है? तो मुझे बता दो। आवाज क्लियर है एकदम? तो थम्स अप दे दो एक यस बार। सर। हाँ युवराज। यूवी, बोटी बॉय, युवराज तुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या कर रहा है लड़का? युवराज। सर उसको आवाज ही नहीं आती, उसका वही प्रॉब्लम क्यों? है। स्कूल में भी कुछ पी के लेक्चर में सर पूछ रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, उसकी आवाज आती नहीं है किसी को। हेलो सर। हेलो। हाँ युवराज बोल। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को आवाज आ रही है? हाँ 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 सर। अब आ रही है? हाँ सर। अच्छा। तो इतना ऐसा क्या है तेरा ये माइक का इशू है बेटा? सर माइक का इशू नहीं है सर, ये मुझे खुद को सुनाई कम नहीं। अच्छा अच्छा।
नहीं, पर तेरे माइक में तो कुछ होगा ना तब, क्योंकि तेरी आवाज हमको भी नहीं आती है। तो चेंज करवा लूंगा। अरे बेटा वो एक जगह है, एक जगह बता रहा हूँ, वहां पे जाना है अपने को, ठीक है। अ, अपना लैपटॉप खोलना है हमको या मोबाइल खोलना है, और उसके अंदर ना ऐसे लिखना है AMAZON, AMAZON, ठीक है। और उस पे ना ऐसे सर्च करना है MI के ईयरफोन्स। और भाई वो खरीद लो, 300-400 रुपए के ईयरफोन आते हैं। तू बोलेगा तो मैं अपनी जेब से तेरे को डिलीवरी करवा दूं, है, पर खरीद ले भाई, नहीं बिना सर, उसके बाहर कैसे। में 60 रुपए वाली मिलती है सर, वहीं से लूंगा। क्या क्या। सर बाहर 60 रुपए वाली मिलती है सर, वहीं से ले लूंगा। हाँ तो वो हाँ तो वो ले लेना, पर ईयरफोन का ये इशू खत्म करो अभी। हम्म, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स हमने शुरू किया था। आर्यन ध्यान दे, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने शुरू किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं जो आप लोगों को पता है। फ्लूइड, लिखना मत ये चीज अभी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक पार्ट होता है स्टैटिक और दूसरा पार्ट होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, स्टेशनरी, और जो डायनेमिक है इसका मतलब है मोशन, मतलब फ्लूइड जो मोशन में है, पानी बह रहा है, उसको हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अगर पानी रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और ये चीजें हम लोगों ने शुरू करी थी, फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू किया था हम लोगों ने। स्टैटिक वाला पोर्शन हम लोगों ने देखा है अभी तक। डायनेमिक्स में अब हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसको अब हम लोग करेंगे शुरू बाद में। तो आज की जो क्लास है बच्चों, वो जनरल क्लास है, अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि इस चैप्टर से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, फिजिकल वर्ल्ड से अपने को एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना ही किसी एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाएगा आप लोगों को। पर फिर भी इस चैप्टर को हमें पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये हम लोगों को फिजिक्स के एसेंस के बारे में बताएगा। फिजिक्स क्या है, क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर, और 11th और 12th में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू इस चैप्टर में हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक इंटरेस्ट पता चल जाएगा फिजिक्स का, कि हाँ एक्चुअली में फिजिक्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, वहां पे कहाँ पे फिजिक्स लग रही थी, क्लास 7th में कहाँ पे फिजिक्स थी, 9th में क्या फिजिक्स था, 10th में क्या फिजिक्स था, वो एक एग्जैक्ट आइडिया हम लोगों को लग जाएगा, एक एग्जैक्ट आइडिया हम लोगों को यहाँ से लग जाएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड यानी कि फिजिक्स, और फिजिक्स और दुनिया या फिर यूनिवर्स कैसे कनेक्टेड है, ये चीजें हम लोग पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग में, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस ये हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे उसी टाइम पर रोक सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, क्वेश्चंस कैसे भी हो, मैं हमेशा आंसर दूंगा, हमेशा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नोटबुक्स वगैरह सब अपनी इंडिविजुअल बनाओगे, अलग अलग नोटबुक रखोगे, फिजिक्स की नोटबुक अलग। सर 1 मिनट सर, 2 मिनट हाँ में आए। हाँ। हाँ युवराज, अभी ठीक है, आई आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ सर। हाँ अभी आ रही है ना आवाज तेरे को ठीक से। हाँ सर, आ रही है।
हाँ चलो ठीक है दोस्तों। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स हाउ इज इट रिलेटेड टू यूनिवर्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ये जो वर्ड है ना फिजिक्स, ये जो वर्ड है बच्चों फिजिक्स, इस वर्ड का मतलब होता है द लॉज विच आर कनेक्टेड टू द नेचर, द लॉज विच डिफाइन नेचर, द लॉज विच गवर्न द फंडामेंटल थिंग्स विच आर हैपनिंग इन नेचर। नेचर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या चीजें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, वो किस लॉ को फॉलो कर रही हैं, इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। सो जो भी बेसिक लॉज ऑफ नेचर होंगे, जो भी बेसिक लॉज ऑफ नेचर होंगे, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो भी बेसिक लॉज ऑफ नेचर होंगे वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है वो लॉज ऑफ नेचर? ऐसे लॉज लॉज दैट एक्सप्लेन, वो बताएंगे, वो समझाएंगे क्यों हो रहा है वो चीजें। सो द लॉज दैट explain the physical world, that explain the physical world। physical world मतलब हमारे आसपास की दुनिया। अभी हमारे आसपास की दुनिया में गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी क्यों चल रही है वो फिजिक्स हम लोगों को समझाएगा। हमने अभी ईयरफोन लगा के रखे हुए हैं, मैंने मैंने ये देखो, मैंने भी अपने कान में ईयरफोन लगा के रखे हैं, मेरे वायरलेस हैं। किसी किसी के ये हेडफोन्स हैं, किसी किसी के पास ईयरफोन्स हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे आर फंक्शनिंग, कैसे काम कर रहे हैं वो, ये सारी चीजें हम लोगों को फिजिक्स बताएगा। ये सारी चीजें हम लोगों को फिजिक्स बताएगा। हम लोग अपने आप को एक दूसरे को यहाँ पर लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने देख पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, उसका आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलेगा। ये सूरज है तो सूरज क्या काम करता है, सूरज कैसे फंक्शन करता है, इसका भी काम, इसका भी आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलेगा। इसका भी आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलेगा। अगर हम लोग चलते हैं, अगर हम इफ वी आर एबल टू वॉक, तो हम लोग वॉक क्यों कर पाते हैं, उसका भी आंसर हम लोगों को फिजिक्स दे देगी कि क्यों आप चल पाते हो। गाड़ी गाड़ी को अगर आप चलाओगे, व्हीकल को मूव करोगे, तो कुछ टाइम के बाद व्हीकल रुक जाएगी, पेट्रोल का खत्म हो जाएगा, या फिर रोड के ऊपर गाड़ी रुकेगी रुकेगी, ऐसा तो नहीं, गाड़ी चलती ही रहेगी। कहीं ना कहीं तो गाड़ी को रुकना है। वो क्यों रुक रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसका आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलेगा। सो ओवरऑल आइडिया इज कि हमारे आसपास की चीजों में जो भी, हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, उन सब के आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिल जाने वाले हैं। उन सब के आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलने वाले हैं, और इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को अर्ज करता हूं दैट यू आल्सो टेल मी सम क्वेश्चंस जो आप लोगों को लगता है कि यार सर ऐसा हो तो क्या हो, ये कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा। सो अगर कभी बचपन में आपने बैठ के सोचा हो जिसका आंसर आप लोगों को नहीं मिला है, वैसे वैसे माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछो, एंड यू गाइस गिव मी द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद युवराज। युवराज, तेरी जिंदगी का ऐसा एक सवाल पूछ के बता, मतलब जो तू सवाल सोचता हो कि यार सर मैं कभी कभी ना बैठ के ऐसा सोचता था कि हम लोगों को सुनाई कैसे देता है, हमारे कान कैसे काम करते हैं, या फिर हम लोगों को दिखाई कैसे काम देता है, या ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, बोलो। सर जैसे कि मैंने सुना है सर, हम लोग जब भी किसी नर्वस है ये सब होते हैं तो हम लोग अपने पैर हिलाते हैं, ऐसे अच्छा, स्ट्रेच अपने करते हैं। शिवरिंग होती है क्यों करते है हैं? ना? वाई डू वी शिवर? वैसे तो बायोलॉजी की तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा बट वो भी फिजिक्स कहीं ना कहीं इसमें आंसर आ जाएगा अपना। सो व्हाई डू वी शिवर व्हेन वी आर स्कैर्ड, राइट? ऐसा। चलो एक और कोई ऐसा और क्वेश्चन बताओ अमान। कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम सोचते हो और तुम्हें उसका आंसर लगता है कि नहीं यार इसका आंसर मुझे ढूंढना है किसी दिन, बोलो। जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं हाँ हाँ। वो मतलब डिवाइस से कनेक्ट कैसे होते हैं? अच्छा, एयर में हाउ, होता है ना। हाँ, मतलब कितना अजीब सी बात है ना ये, हाउ वायरलेस ईयरफोन्स और वायरलेस डिवाइसेस वर्क, कैसे काम करते हैं यार वायरलेस डिवाइस। हम मतलब
कान में आपने ईयरफोन लगा के रखा हुआ और आपको सुनाई भी दे रहा है और उसी में आपकी आवाज भी जा रही है और वो आवाज साइमल्टेनियसली सामने वाले बंदे को भी मिल रही है। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है, आपकी आवाज मुझे आ रही है। सो हाउ वंडरफुल इज इट, है ना। इसके भी आंसर अपने को फिजिक्स में मिलने वाले हैं। जैसे एथ, तुम बताओ एक क्वेश्चन कोई। सर कभी कभी अगर हम लोग ज्यादा टाइम पानी में रहते हैं हम्म, तो तो हमारे हमारे हाथ सूख जाते हैं। हाथ की स्किन में थोड़ा असर होता है उसका, वो क्यों हाँ, होता है ऐसा? अच्छा, हमारे मतलब हमारे हाथ ऐसे वो सिकुड़ जाते हैं, है ना। हाँ सर। वाई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, वाई डज आवर स्किन ऑफ हैंड एंड wrinkle when kept in water for long, है ना, when kept in water for long, कैसे हो रहे हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन आर्यन, तुम्हें तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे ऐसा क्वेश्चन कौन सा लगता है जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है एंड यू थिंक कि मुझे इसका आंसर ढूंढना है, जिसका आंसर तुम्हें अभी पता नहीं है। बोल सर आर्यन। एक चीज है, ये जो वायर्ड चीजें होती है, इनमें से इतना सारा डेटा कैसे पास हो जाता है? किसमें वायरल? वायर्ड चीजें होती है जैसे कि हमारे कंप्यूटर से हम वायर कनेक्ट करते हैं मोबाइल के थ्रू। अच्छा, वायर्स, हाँ, मतलब हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क, या फिर ऐसा कुछ बोल दो। ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है, इतना सारा डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, हाउ हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड। आप सोचो, मतलब इतना सारा डेटा साइमन एक सेकंड में, विद इन फ्यू सेकंड, नॉट ओनली 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, विद इन मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है ना, क्विकली, एकदम फास्ट पहुंच जाता है। कैसे काम कर रही है ये चीजें, हाउ इज इट हैपनिंग। सो इसका भी आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिल सकता है, इसका भी आंसर हम लोगों को फिजिक्स में मिलेगा। शुभम, यस, अप टू यू नाउ। यस सर। हाँ, बोलो। नहीं सर, अभी तक मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हम्म, चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एंड यू गाइस टेल मी कि हाँ सर, इसके ऐसे क्वेश्चंस का तो आंसर यार ढूंढना तो हम लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो जो हमें लगता है कि सर अगर इनका आंसर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर वैसा हो, है ना। जैसे पहला एक क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई थिंक इज कि यार ये जो सूरज है, सन है, सन में इतनी गर्मी आई कहाँ से, क्या हो रहा है उसके अंदर, कैसे काम करता है सूरज, जल क्यों नहीं जाता है, खुद को अपनी खुद की इतनी सारी आग है लेकिन खुद क्यों नहीं जल जाता है, और इतना इतना कितना इसके अंदर आग है कि वो सदियों से, इतने सालों से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सब कैसे बने होंगे, ये कैसे बने होंगे ये सारे के सारे, हैं, क्या इनके पीछे की फंडामेंटल चीजें हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्या हुआ होगा इनके पीछे, क्या हुआ होगा इनके पीछे, है, ये सवाल मेरे को आता है, ये सवाल मुझे आता है कि हाउ व्हाई, व्हाट विल हैपन, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं सोचता हूँ, व्हाट विल हैपन, ऑफन आई थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, ऑल्दो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा फ्यूचर के लिए जिसका आंसर अभी हम लोग एंटिसिपेट ही कर सकते हैं सिर्फ। सो व्हाट विल हैपन इफ सन एक्सप्लोडेड अगर एक दिन सूरज ही ब्लास्ट हो गया, वो फट गया, तो क्या होगा उस, क्या होगा, क्या लगता है। क्वेश्चन मेरे को भी ऐसा आता है, मेरे को कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई डज आवर अर्थ फ्लोट, हमारी दुनिया फ्लोट क्यों करती है, और कहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं हम लोग, वेयर आर वी फ्लोटिंग, कहाँ हैं हम लोग, वेयर आर वी फ्लोटिंग, क्या लगता है दोस्तों, कोई बोल सकता है। हम लोग फ्लोट कर रहे हैं स्पेस के अंदर, कितनी अमेजिंग चीज है, और पर कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर हम लोग फ्लोट कर रहे होंगे, कोई तो ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन होगा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यूनिवर्स में ये एक ऐसी जगह जहाँ पे हम हैं, हम ऐसे लेटे हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं, कैसे हैं हम लोग एक्चुअली में, कभी सोचते हो आप लोग ऐसा? नहीं। अच्छा, क्यों, वाई वाई आर वी इवन अट्रैक्टेड टू अर्थ, वाई आर वी इवन अट्रैक्टेड टू अर्थ, कैसे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, आई मीन आप सोचो यार, चाहे वो इंसान साउथ पोल पे हो, नॉर्थ पोल पे हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी लोकेशन पे हो अर्थ में,
अभी वो सीधा ही खड़ा रहता है, खड़ा होगा तो सीधा ही खड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि साउथ वाला बंदा ऐसे पैरों के नीचे लटक के ऐसे करके चलता होगा। साउथ साइड में है, अंटार्कटिका साइड में ऐसा हो कि बंदा लटक रहा हो, ऐसे झूल रहा हो नीचे की तरफ में। फिर क्या वेस्टर्न साइड में ऐसा हो कि हम लोग अपने एक हाथ और एक पैर पे चलते हो, ईस्टर्न साइड में भी कुछ ऐसा होता हो क्या? मतलब ऐसा क्यों नहीं है? हम लोग सीधा खड़े रहते हैं आराम से, चाहे आर्कटिक रीजन हो, अंटार्कटिक रीजन हो, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो अर्थ का, लेकिन फिर भी हम सीधे खड़े रहते हैं। क्यों ऐसा है यार? व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? क्या हो? व्हाट इफ वी ड्रिल, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। व्हाट इफ वी ड्रिल्ड अ होल फ्रॉम एन पोल टू साउथ पोल? क्या लगता है आप लोगों को, क्या होगा उस दिन अगर आप लोगों ने नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक सीधा बड़ा सा होल अर्थ के अंदर से डाल दिया, तो क्या हो सकता है उस दिन? सर आप कोर तक पहुंच जाओगे, बहुत पॉसिबल ही टाइम नहीं है। लगेगा लेकिन पहुंच तो जाएंगे कभी कभी। कोर कोर को तक, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे कोर को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा मैं। सर। सर कोर मेटल इतना हीट वाला होता है, मेल्ट ही हो जाएगा, जो भी जाएगा अंदर। पर देखो, आयरन ही नहीं है कि भले ही कोर इतना ज्यादा हीट होती है उसके अंदर, तो उस गर्मी से हम क्यों नहीं पिघल जाते हैं? वो एक सोचने का क्वेश्चन है। हम लोग उसी उसी के ऊपर खड़े हुए हैं ना अभी। हम लोग राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कोर, उसी पे खड़े हुए हैं हम लोग। इतनी गर्मी है नीचे, आग है इतनी आग के अंदर, और उसके अंदर आग है ही क्यों? कितना सर क्योंकि अर्थ, अंदर जिंक है। क्या बेटा? सर अंदर जिंक पिघला हुआ है इसलिए। जिंक? जिंक बोल रहा है? अब जिंक के अलावा और भी तो मेटल्स हैं उसके अंदर, पिघले हुए यस मेटल्स। सर। सोचो सर मेन पोर्शन जिंक का है जिसके कारण वो ग्रेविटी मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है और इतना गर्म भी है। बट बेटा जिंक तो मेरे को लगता नहीं कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आई मीन वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो जिंक। नहीं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता लेकिन और भी मेटल्स के प्रोपोर्शन है जो जिंक से कम है। हाँ, पर वो देखो, किसी को एग्जैक्टली पता है क्या इसका आंसर? नो सर। किसी को नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता क्या क्या आई मीन क्या होता है दुनिया के अंदर में। वो आग आई कहाँ से सडनली? वो आग आई कहाँ से? और उसके ऊपर किसी ने मिट्टी डाल दी और उस मिट्टी के ऊपर रहना शुरू कर दिया। मिट्टी के ऊपर रहना शुरू कर दिया है। उस सोचो, उस मिट्टी के ऊपर पानी भी है, उस आग के ऊपर भी पानी है। कैसे काम कर रही है यार ये दुनिया? आई मीन हाउ इज इट इवन हैपनिंग? कैसे होता होगा ये सारा? कितना बैफलिंग क्वेश्चन है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग जितना अर्थ के नीचे नहीं जा पाए हैं, उससे कहीं ज्यादा तो हम लोग अर्थ के ऊपर चले गए? हैव यू गाइस थॉट अबाउट इट? हम लोगों ने इतना अर्थ को भी एक्सप्लोर नहीं किया है जितना हमने यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर लिया है। स्पेस में चले गए हम लोग, स्पेस से मार्स तक पहुंच गए, मार्स से आगे निकल गए अपने। कितनी दूर दूर तक हम लोगों ने स्पेस प्रोब्स छोड़ दिए, प्लूटो से दूर पर फेंक दिए प्रोब्स। कैसे यार? आप सोचो, इतने लंबे लंबे डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर लेते हैं हम लोग? क्या होता होगा नहीं? एक हम छोटे से प्राणी, हम छोटे से जीव, और एक छोटी सी सिटी अहमदाबाद, उसके बाद धीरे धीरे गांधीनगर में बढ़ो, गांधीनगर से बड़ौदा तक आओ, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ता है। आप सोचो, यहाँ अहमदाबाद से गांधीनगर का डिस्टेंस हार्डली 30 किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर होगा मैक्स टू मैक्स, है ना? उसके बाद में जब बड़ौदा जाओगे तो आपको थोड़ा सा और डिस्टेंस लगेगा, लेट्स सपोज 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। पूरी अर्थ का रेडियस अगर आप ढूंढने बैठोगे तो इट इज 6400 किलोमीटर। सिर्फ 6400 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का, ओनली 6400 किलोमीटर। डायमीटर लगाओगे तो 64 का डबल, 64 का डबल, इतना डायमीटर है अपना, बस इतनी सी बड़ी अर्थ है यार। लेकिन हमारे साइज में अर्थ का साइज कितना है? हमारे अपनी बॉडी के कंपैरिजन में अर्थ का साइज कितना ज्यादा है ना, कितना बड़ा है। दुनिया कितनी बड़ी है। और जब हम लोग अर्थ के बाहर निकल जाते हैं तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। अर्थ इतना सा हो जाता है, सन इतना बड़ा लगने लगता है। फिर डू यू नो 30 लाख अर्थ कैन बी, यू नो, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है वो। सन के अंदर 30 लाख अर्थ हम लोग बिठा सकते हैं, रख सकते हैं। Accumulate. एक्यूमुलेट, यस, एक्यूमुलेट, अकोमोडेट।
वी कैन अकोमोडेट 30 लाख अर्थ, 30 लाख अर्थ मिल जाए, ऐसी छोटी छोटी अर्थ ले लो और सन, तब जाके सन बन पाएगा। 30 लाख, इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। और फिर आप अपने सोलर सिस्टम के बारे में सोचो, सोलर सिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकलो तो आपको वो सोलर सिस्टम भी छोटा लगने लगेगा, बिकॉज फिर आप गैलेक्सीज में आओगे। ऐसा सिर्फ हमारा एक स्टार है यार, एक स्टार से 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स। वो कैसे एक साथ आए होंगे, क्या कर रहे हैं वो, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? फिर मिलियंस ऑफ स्टार्स के बाद में आप फिर वो गैलेक्सी से बाहर निकलो, ये तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। यार ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के बाहर जाओगे तो और गैलेक्सीज है, गैलेक्सी पे गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। उफ, कितनी बड़ी है ये दुनिया यार, कितना बड़ा है यूनिवर्स, कैसे काम करता होगा ये सारा। ये सारे आंसर्स हम लोगों को मिल रहे हैं फिजिक्स से, ऑल दीज आंसर्स। दैट इज व्हाई दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, बिकॉज हम लोगों को फिजिक्स आती है। अगर फिजिक्स नहीं आती तो शायद हम लोग दुनिया की खूबसूरती को ना ही देख पाते। तभी कहते हैं ना, जो फिजिसिस्ट होते हैं ना, दे आर नॉट ओनली फिजिसिस्ट, वो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं वो लोग। सोच, फिलोसोफर्स होते हैं, फिलोसोफर्स, कलाकार, फिलोसोफर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाइस। हाँ, ये बोल एक क्वेश्चन, पर कैमरा चालू कर ले पहले। और शुभम, अब तो तेरा खाना भी हो गया, तो कैमरा चालू करो। यस, हेत बोल रहा है डू, क्वेश्चन आ रहा है हेत को, सर डू डिफरेंट टाइमलाइंस एग्जिस्ट? मल्टीवर्स है क्या, ऐसा कोई चीज है क्या सर? मल्टीवर्स नाम की कोई चीज है क्या, कि ये तो सर हमारा यूनिवर्स है, क्या इस ऐसी यूनिवर्स के जैसा एक और यूनिवर्स है जिसमें पैरेलली एक और हेत बैठा होगा और वो पढ़ने की जगह बच्चों को पढ़ा रहा होगा? या कोई ऐसा हेत बैठा होगा जो किसी देश का राजा होगा? या कोई एक ऐसा हेत बैठा होगा जो वेटिकन सिटी में पोप बन के घूम रहा होगा? या क्या पता हेत, आई मीन डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, हेत क्या पता मतलब ऐसा कोई यूनिवर्स हो जिसमें हेत मेल ना हो, फीमेल हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? अगर मल्टीवर्स ट्रू है तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कितनी कितनी डिफरेंट, कितनी मजेदार मजेदार चीजें हैं यार दुनिया में, कितनी मजेदार चीजें। आई मीन इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। तो वहां पर हम लोगों को फिजिक्स काम आई, और फिजिक्स में क्या हुआ, एक्सप्लेन करने के नए नए रास्ते ढूंढना शुरू हुए। जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस काफी साल पहले लोगों को आते थे, कि सुबह सुबह होती है तो सुबह क्यों होती है, रात होती है तो रात क्यों होती है। लोग सोचने लगे, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, दिन में क्या होता है, गर्मी क्यों लगती है, ठंडी क्यों लगती है, बरसात क्यों आ रही है, बिजली कड़क रही है तो वो क्या है बिजली। आप लोगों को बिजली की स्टोरी पता है? बिजली, वो लाइटनिंग वाली बिजली बाबा। हाँ सर। क्या पता स्टोरी है, क्या, बता। हाँ तो बता दे। क्लाउड पार्टिकल्स क्रैश होते तब आयंस का ट्रांसफर होता है हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, स्टोरी इन द सेंस कि साइंटिफिकली। हाउ 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 somebody discovered कि वो जो ऊपर से बिजली चमक रही है, that is the same as we are producing on earth। जमीन पे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स में, अपने फोन के अंदर, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, that is the same electricity which is being provided by the lightning। so so किसी को पता है वो स्टोरी कैसे कैसे ढूंढा था, किसने ढूंढा था? Do you know that guy? नहीं पता? So there was this scientist known as Benjamin Franklin। अब तो नाम सुना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, सुना है ना अभी, है ना? अमान, सुना है तूने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी याद दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, ये साइंटिस्ट, इसने क्या किया, ये पागल सरफेरा साइंटिस्ट था, बेवकूफ साइंटिस्ट। मतलब सारे साइंटिस्ट वैसे ही होते हैं। तो पागलों को हम पढ़ रहे हैं आज। तो गाइस, द पॉइंट इज कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा, ऐसा क्वेश्चन आया उसको कि यार वो लाइटनिंग और मेरे घर पे जो लाइटनिंग आ रही, क्या वो सेम है क्या? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी सेम है क्या, जो मेरे को आसमान में दिख रही है और घर में सेम है क्या? उसने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। भरी बरसात थी, अब लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं उसके अंदर कि कैसे हुआ होगा ये सब।
बोले बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है और हवा चल रही है तेज। उस बंदे ने एक पतंग बनाई और उस पतंग में वायर लगाया, सो दैट यू नो एक जो जो नॉर्मल वायर होता है ना, वायर ये अपने कॉपर का वायर मान लो कोई ऐसा, तो उसने वो पतंग बांध के और वो वायर को लगा के ऐसे पतंग उड़ा रहा है बारिश में, तूफानों में, बिजली कड़क रही है उसमें, वो पतंग उड़ा रहा था। उसका दिमाग सोचो वो क्या सोच रहा था कि जैसे ही वो बिजली उस पतंग पे टकराएगी, जैसे ही वो बिजली उस पतंग पे टकराएगी, वो शायद ट्रांसफर होके उस वायर के थ्रू मेरे को पता चल जाएगा। तो कितना रिस्की था वो। एक तो वो पतंग उड़ा रहा है इतनी बारिश के अंदर में। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि बारिश में पतंग कौन उड़ा सकता है यार, वो तो जोरदार आदमी होना चाहिए कोई। तो वहां से उसको पता चला, उसने एक्सपेरिमेंट किए ऐसे कंटिन्यूअस, तब जाके उसने आइडिया दिया कि नहीं यार, जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर है ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी नीचे भी है, सेम चीज ये जो आप लोग यूज कर रहे हो। सो फिर लोगों को क्वेश्चन आने लगा कि क्या हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्या, उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उस लाइटनिंग की हेल्प से, जो बिजली कड़कती है उसकी हेल्प से हम लोग अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्या। सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो लोगों को आए, और फिजिक्स की तरफ लोगों ने फिर अपना रुख किया कि यार कहीं ना कहीं से तो आंसर ढूंढना पड़ेगा। फिजिक्स ने फिर अपने को दो थ्योरीज दी हैं, दो थ्योरीज दी हैं। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो ये चीजें? नहीं लिख रहे हो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, ये जस्ट जनरल बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा इस बार। सो दो थ्योरीज दी उन्होंने, फिजिक्स ने बोला भाई दो थ्योरीज ले लो आप, एक ले लो यूनिफिकेशन की थ्योरी, एक ले लो यूनिफिकेशन की थ्योरी, और एक ले लो रिडक्शनिज्म की थ्योरी, रिडक्शनिज्म की थ्योरी। यूनिफिकेशन की थ्योरी बोलती है कि आप छोटी छोटी चीजें लो, आप छोटी छोटी चीजें लो, कार क्यों चल रही है वो पकड़ लो, अर्थ क्यों रोटेट कर रही है वो पकड़ के चल लो, या फिर कुछ लाइट क्यों जल रही है वो पकड़ के चल लो। ऐसे ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना अलग अलग रीजंस की वजह से हो रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे लाइट जल रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल रही है, अगर कार मूव कर रही है तो पेट्रोल है उसमें फोर्सेस वोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से मूव कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये एक एक चीज को समझाने के लिए हमने अलग अलग लॉज लगा लिया, अलग अलग फोर्सेस का कंसेप्ट लगा लिया, अलग अलग चीजों का कंसेप्ट हम लोगों ने लगा लिया। यूनिफिकेशन थ्योरी बोलती है फिजिक्स की कि आप ये सारी चीजों को एक साथ लेके आ जाओ, और तब आप लोगों ने एक थ्योरी का नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके पीछे का आइडिया ये था कि आप अलग अलग थ्योरी बताते हो समझाने के लिए कि बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल रहा है, आप सांस ले रहे हो तो कुछ और चीज की वजह से ले रहे हो, हार्ट का पंपिंग एक्शन क्यों हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आप बना रहे हो। उसकी जगह पे एक सिंगल थ्योरी ऐसी बनाओ जो सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर दे, हर चीज को एक्सप्लेन कर दे, दुनिया की कोई भी चीज हो उसको एक्सप्लेन कर दे। तो ये फंडा, ये कंसेप्ट यूनिफिकेशन में आया। और रिडक्शनिज्म में क्या फंडा आया, यार देखो बड़ी चीज है ना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ना, कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ दो। मतलब मान लो कि ना आपको किसी दिन कीड़ा हो गया, आपको जिज्ञासा हो गई कि सर रेडियो कैसे काम करता है, मैं आज देखने की कोशिश करूंगा। तो आर्यन ने अपने घर में रेडियो निकाला पापा का, मर्फी वाला, और उसको खोलना शुरू किया, पेचकस लेके बैठ गया, कभी ये वायर निकाल रहा है, कभी ये कंपोनेंट निकाल रहा है, ये कंपोनेंट, ये धीरे धीरे करके उसने पूरा पूरा रेडियो खोल दिया, खोल दिया, है ना। एक कॉम्प्लेक्स मशीन थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन थी रेडियो, उसको उसने खोल के छोटे 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 छोटी चीजों को उसने पकड़ना शुरू कर दिया, और इंडिविजुअली कौन सी चीज क्या क्या कर रही है वो उसने ढूंढना शुरू किया। तो ऐसे भी वो चीजों को समझ सकता है। भाई एंड पर्पस क्या था आर्यन का, आर्यन का पर्पस था कि मेरे को रेडियो कैसे काम करता है वो सोचना है, वो देखना है मुझे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रिडक्शनिज्म की थ्योरी हो गई है, कि आपने कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझना शुरू किया। अच्छा तेरे को, तू कैसे काम करता है, ओके, सेकंड चीज कैसे काम करती है, ऑलराइट, थर्ड चीज कैसे काम करती है, एंड देन आई विल गेट टू नो कि हाँ रेडियो कैसे काम करता है। अभी इसका आइडिया एक और देता हूँ कि अगर आप कभी रेडियो खोलोगे, टीवी खोलोगे, तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। जैसे एक रेजिस्टर होता है, एक ट्रांजिस्टर मिल सकता है आपको, एक डायोड मिल सकता है आप लोगों को, ऐसे और भी दो चार कंपोनेंट्स हैं, पोटेंशियोमीटर आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको मिलेंगे। तो उन सबको आपको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, पोटेंशियोमीटर हाउ इट वर्क्स,
how does a voltmeter works, how does an ammeter works, how does a resistor works, how does a transistor works, how does an LED works. ऐसे छोटे 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 कंपोनेंट्स आप पढ़ोगे और फिर उन सबको मिला के आप या तो टीवी बनाओगे, या फिर आप रेडियो बनाओगे, या फिर आप कोई और मशीन बनाओगे। यूनिफिकेशन अलग है और रिडक्शनिज्म अलग है, रिडक्शनिज्म अलग है। सो यूनिफिकेशन के पीछे का आइडिया ये था कि वी वांटेड टू एक्सप्लेन मेनी फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ वन थ्योरी। एक थ्योरी से, एक लॉ से हम बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दें, ये हमारा आइडिया था उसके अंदर। बट रिडक्शनिज्म में कैसा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं यूनिफिकेशन का। एप्पल का गिर जाना, पेड़ से एप्पल का गिरना, और ये अर्थ का सन के अबाउट रिवॉल्व करना, मून का अर्थ के अबाउट में रिवॉल्व करना, पेंडुलम का स्विंग होना, पेंडुलम का स्विंग होना, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आ जाना उसका, ये सारे के सारे फिनोमिना जो थे, इसको कौन एक्सप्लेन कर पाया? कौन सी लॉ एक्सप्लेन कर पाई इसको? विच लॉ कुड एक्सप्लेन दैट? एनी आइडियाज? सर आप रिपीट करो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है, अर्थ सन के अबाउट में रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अबाउट में रिवॉल्व करता है, एप्पल ऊपर से नीचे ही गिरता है, कोई भी एरोप्लेन है अगर वो खराब हो गया या उसका पावर चला गया तो भी वो नीचे ही गिरेगा। तो ये क्यों हो रहा है? विच लॉ ऑफ फिजिक्स इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट? ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटी। वेरी गुड, है ना? तो इतने सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया किसने? सिर्फ एक सिंगल लॉ ने, जो था ग्रेविटी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यूनिफिकेशन की थ्योरी हो गई है? क्या बोलता है अमन? है ना, यूनिफिकेशन की थ्योरी हुई कि नहीं हुई? राइट। सो एक बेसिक सा एग्जांपल है यूनिफिकेशन का और रिडक्शनिज्म का। जैसे रिडक्शनिज्म में रेडियो ले लेना और यूनिफिकेशन में ग्रेविटी का इफेक्ट डाल देना, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद में बात कर लेते हैं। सर ठीक है, आपने बहुत सारी 2-3 थ्योरीज बता दी हैं। आप सर कुछ स्कोप बताओ फिजिक्स का कि फिजिक्स में एक्चुअली होता क्या क्या है? व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बताओ आप, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बताओ। युवराज, इज योर इंटरनेट वर्किंग नाउ? Faith, I can't see you. शुभम, यस सर, I आ can't. रहा है अब सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है ना सर ढंग से? आवाज आ रही है पर तुम दिख नहीं रहे हो। सर हैंग हो जाएगा पूरा कंप्यूटर वापस से। अच्छा, क्यों ऐसा? पता नहीं सर, मैंने तो अभी भी देख रहा था तो अचानक से पूरा हिल गया कंप्यूटर। हम्म। बेटा देखो, 1 साल हो गया हम लोगों को ये ऑनलाइन क्लास को अडेप्ट करे हुए, है ना, और अभी भी हमारा इंटरनेट का इशू है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है इंटरनेट का इशू। वेद, तेरा क्या है? सर वो वॉइस ब्रेक हो रहा था। बहाना लाया नया। ना सर, अभी आज क्या है, आज घर जाने वाला हूँ, अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, तो आज घर जाऊंगा तो कल से सब ऐसे ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सो दोस्तों स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स किन किन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। हम लोग क्लास 11th और 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, हम लोग 11th और 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स के 2 स्कोप हैं बच्चों। स्कोप इन द सेंस कि हम लोग किस नजर से देखते हैं फिजिक्स को। पहला नजरिया है देखने का हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल पे देखना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्लासिकल फिजिक्स नहीं, ये क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल इज मैक्रोस्कोपिक। फिर दूसरा नजरिया है मैक्रोस्कोपिक। आपको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात बताता हूँ। जैसे अगर आप अर्थ को देखते हो, सन को देखते हो, मून को देखते हो, है ना, बड़ी बड़ी चीजों को अगर आप देखते हो, उनकी जब स्टडी करोगे तो आप बोलोगे आपने मैक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल की चीजें देखी हैं, बड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको आई है, मैक्रोस्कोपिक। इसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आई मीन इट इज रिलेटेड टू द क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड मतलब बहुत ही छोटे छोटे लेवल की स्टडी, जैसे एटम्स,
जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब की स्टडी, ये सारी की सारी स्टडी किस में आएगी? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रो मींस बड़ा, मैक्रो मींस बड़ा, थोड़ा लार्ज, लार्ज, लिव लाइफ किंग साइज। तो लार्ज लेवल की अगर आप स्टडी करते हो, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की अगर आप स्टडी करते हो, उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे, और छोटे छोटे लेवल पे अगर आप स्टडी करते हो तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। क्लास 11th में दोस्तों हम लोग मैक्रोस्कोपिक से शुरू करेंगे, क्लास 11th में हम लोग मैक्रोस्कोपिक से शुरू करेंगे। जैसे मैक्रोस्कोपिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने को आने वाले हैं। वो टॉपिक्स कैसे हैं? जैसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हीकल कैसे मूव करती है, व्हीकल का मोशन हम लोग देखने वाले हैं। तभी आप लोगों को मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये फंडामेंटल कंसेप्ट आप लोगों को क्लास 11th में मिलेंगे। व्हीकल का मोशन, फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। व्हील के बारे में आप पढ़ोगे, व्हील के बारे में आप पढ़ोगे। ग्रेविटेशन के बारे में आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशन, वेव्स, वेव्स कैसा मोशन होता है, ये सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रॉकेट्स, प्रपल्जन और इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक में, यस, क्लास 11th में हम लोग ये पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स की एक और ब्रांच है दोस्तों जो कि केमिस्ट्री से भी मिलती जुलती है, जिसको आप लोग जानते हो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीजें अभी आप लोगों को आने वाली है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, आप हीट की स्टडी करोगे, गर्मी, हीट की स्टडी करोगे आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे भैया क्या क्या डिफरेंट लॉज होते हैं, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो किसके ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा, है ना। रेफ्रिजरेटर के बारे में आप पढ़ोगे कि वो कैसे काम करता है। ये सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें, इंजिन, हीट इंजिन, स्टीम इंजिन, ये सब कैसे काम करते हैं, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में पढ़ेंगे ये चीजें भी हम लोग। तो इसके कुछ पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, और कुछ पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों बात आती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही, बट डिफरेंट तरीके की फिजिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, आप चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, आप इसमें करंट के बारे में पढ़ोगे, आप इसमें कॉइल्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो, एसी डीसी के बारे में आप पढ़ने वाले हो। एसी डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, ये पढ़ने वाले हो। जनरेटर्स के बारे में पढ़ोगे आप लोग, मोटर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ऐसे काफी सारे डिवाइसेस हैं, काफी सारे डिवाइसेस हैं जिसके बारे में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हो। ऑब्वियसली यू विल बी स्टडिंग अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म आल्सो, वहां पर उसकी भी बात करोगे आप लोग। सो ये 12th में आएगा दोस्तों अपने को, ये 12th में आएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बाद 12th में ही अपने को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑप्टिक्स पढ़ने को मिलेगी। ऑप्टिक्स के अंदर आप देखो, जो क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना, रे ऑप्टिक्स, ये अपने को क्लास 12th में फिर से आएगा। लेंसेज, मिरर्स, इमेजेस, ये भी अपने को क्लास 12th में आने वाला है। दिस विल आल्सो बी देयर इन द क्लास 12th। फिर हम लोग टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप्स। माइक्रोस्कोप के बारे में आप पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। वहां पर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो आप ढूंढोगे, प्रिज्म कैसे काम करता है वो आप देखोगे, डायमंड चमकता क्यों है, डायमंड का शेप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। स्पेक्स के बारे में आप पढ़ोगे वहां पर। मिराजेस, मिराज पता है मिराज क्या होती है? नहीं पता? Yes, sir. तो नहीं पता। आर्यन क्या होता है मिराज? सर ज्यादातर डेजर्ट एरिया में जहाँ पे हीट ज्यादा होता है वहाँ देखने को मिलता है। इट्स लाइक इल्यूजन जैसा होता है, वाटर का इल्यूजन जैसा दिखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। रोड्स पे भी दिखता है, कंक्रीट रोड्स पे।
यस एग्जैक्टली। सो अभी भी आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना गर्मी के टाइम पे, धूप हो रही हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, अब ऐसे निकलना मत यार, बहुत खराब हालत होती है बाहर जाने पे। तो जब आप बाहर निकलोगे रोड पे, आप चलते चलते देखो, या कार में ड्राइव कर रहे हो या एक्टिवा पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो आप नोटिस करना दूर से देखने पे हम लोगों को ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर। ये गर्मियों में होता ही है, लगता है ये युवराज, देखने पे लगता है रोड पे पानी भरा हुआ है गर्मी के टाइम पे, है ना। तो वो हमारी आंखों का जो धोखा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब वहां पे जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि वहां पे एक्चुअली पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा है, तो वहां पे पानी मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ हमारी आंखों का धोखा था। इसको मिराज बोलते हैं, इसको मिराज बोलते हैं। और ऐसी चीज डेजर्ट्स में बहुत होती है, जो रेगिस्तान होते हैं ना, रेगिस्तान, वहां पे ऐसी चीजें बहुत होती हैं। ऐसी स्टोरी सुनने में आती हैं कि लोगों को वहां पे पानी से भरे हुए तालाब, पेड़ पौधे सब दिखते हैं वहां पर, सब दिखता है वहां पर। ऐसा इल्यूजन आता है, ये इल्यूजन है, दिस इज ऑल इल्यूजन। तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में ऑप्टिक्स में। बट ये लेवल क्या था? मैक्रोस्कोपिक लेवल था, बड़े लेवल की चीजें थी, बड़े लेवल की चीजें। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको बहुत ही अंदर छोटी छोटी चीजों में घुस जाना है। माइक्रोस्कोपिक में आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी चीजों में घुस जाना है। जैसे माइक्रोस्कोपिक अपन पढ़ने वाले हैं 12th के अंदर ही, वहां पर आप लोगों को ना चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न नहीं, ये मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब में हम लोग वहां पे एटम्स की बात करेंगे, हम लोग वहां पे न्यूक्लियस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। उसी के अंदर एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, कितनी एनर्जी होती है। वहां पे आइंस्टाइन भैया बहुत काम आने वाले हैं हम लोगों को, आइंस्टाइन चच्चू। फिर हम लोग रेज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट रेज, एक्स रेज वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर में ये सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हम लोग क्लास 12th में, इनफैक्ट ये 2 सालों में, within these 2 years we are going to study all these things। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फ्लूइड को भी पढ़ेंगे। उसी के अंदर हम लोग थोड़ा 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 हम लोग तोड़ तोड़ के, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर मोशन वोशन के बारे में मैकेनिक्स में आप पढ़ लोगे, रॉकेट का मोशन, ये चीज का मोशन, ग्रेविटेशन, काफी सारी चीजें हम लोगों को मिलेंगी, काफी सारी चीजें क्लास 11th और 12th में हमको ये सारी चीजें मिलेंगी। किसी को कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, कोई चाहेगा साइंटिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना? अच्छा, इनमें से कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप लोगों ने आज सुनी है, नई टर्म्स हैं इसमें से? युवराज, कौन सी नई टर्म्स लग रही हैं आपको बेटा? कोई भी 2 टर्म बताओ जो आपने पहली बार सुनी हो। सर सुनी पहली बार है, पर उसको रियलाइज बहुत बार किया है, जैसे कि मिराज हो गया, हाँ, हुआ था। हाँ? इसके अलावा चलो एक से काम चलाते हैं, फिलहाल मिराज से काम चलाते हैं। शुभम, आपने ऐसी कोई टर्म है इसमें से जो पहली बार सुनी हो, नो या सर। या इन सब टर्म्स में से कोई ऐसी टर्म्स जो अभी भी हमें नहीं समझ में आती हो? क्या होती नो है सर। है ना? अच्छा, एसी डीसी क्या होता है? सर AC is alternative current and DC is direct current। अच्छा, कैसे काम करता होगा ये एसी करंट? कैसा है करंट? भी 2 टाइप का कैसे हो सकता है? आई मीन यस सर। DC सर, मैं AC का पहले करता था लेकिन फिर अभी याद नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पर आई मीन काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आराम से बने रहो। ये 2 सालों में आपको ये सब चीजें खत्म करनी है। यू विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड। फिजिक्स पढ़ के ना आप लोगों को अपने आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सारे के सारे जवाब आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। फिजिक्स में, फिजिक्स में ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम लोग को साइंस और टेक्नोलॉजी में फिजिक्स कैसे काम आने वाला है ना? फिजिक्स में, फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ दे आर रिलेटेड, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी हाउ दे आर रिलेटेड, कैसे चीजें हैं, क्या है, ये काम आया आप लोग को।
क्या लगता है आप लोगों को, जरूरत पहले आई, फिजिक्स बाद में आया, या फिर पहले फिजिक्स आया और जरूरत बाद में आई? व्हाट डू यू थिंक? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं पता, लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो तब किसी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढूंढे, उसको उसको पता चला रेडियो वेव्स क्या होते हैं, उसको पता चला कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग वेव्स कैसे भेज सकते हैं। तब जाके लोगों को लगा यार इसको तो हम लोग अपने मोबाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो पहले फिजिक्स आ गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इन सब की थ्योरीज व्योरीज ये सब जनरेट हो गई थी, और फिर बाद में लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बाद में लोगों ने मोबाइल फोन्स बनाने शुरू किए, बाद में लोगों ने टीवी बनानी शुरू करी, फिर अलग अलग दुनिया भर की चीजें लोगों ने बनानी शुरू कर दी। सो मेरा ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स दो जहां पर आपको लगता है कि पहले फिजिक्स आई और बाद में टेक्नोलॉजी आई। व्हाट डू यू थिंक गाइस? सोचो, एक बार अच्छे से सोचो, एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू गाइस हैव टू रियली वर्क हार्ड। थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से कि क्या हुआ होगा। सर हाँ बोल बेटा। सर पहले ये मोटर्स का कंसेप्ट आया, एसी डीसी और वेरियस टाइप की मोटर्स का, तभी कार्स वगैरह आई। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लोगों ने पहले फिजिक्स समझा इनका, एसी डीसी मोटर्स का, उनको अच्छे से जान लिया और तब जाके कार्स बनाना शुरू किया। अच्छा ऐसा है क्या, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पहले कार्स वगैरह बनाई लोगों ने, उसके बाद में मोटर्स आई, ऐसा तो नहीं है? हम्म, ऐसा तो नहीं है? पहले हम लोगों ने मोटर्स समझे, मोटर्स कैसे काम करेंगे फिर हमने समझे, और उसके बाद में हम लोगों ने कार की टेक्नोलॉजी में उसको डाल दिया। हाँ सर, क्योंकि कार पहले कैसे आएगी हम्म, जब लोगों को मोटर का यूज समझ में नहीं आएगा। हम्म। और बताओ, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि पहले फिजिक्स आया और उसके बाद में चीजें बाद में आई हैं, टेक्नोलॉजी बाद में आई है? सर तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि पहले नेसेसिटी हुई और बाद में फिजिक्स आया, वही यस, पूछ रहे हो? पहले फिजिक्स आया और बाद में टेक्नोलॉजी में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया नेसेसिटी के बेसिस पे। सर तो आगे मतलब अभी से शायद उसका उल्टा हो सकता है। हाँ जैसे? जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो हमारी नेसेसिटी की यस, पहले जरूरत है। यस, तो फिर वेरी गुड, फिजिक्स आगे जो डिस्कवर होगा उसके ऊपर वो डिसाइड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो फिजिक्स देख रहे हैं जिस तरीके से, तो हम लोग नए नए फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। और फिर जब ये हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे फिजिक्स में ही, तब क्या पता आगे चल के हम लोग एक ऐसा डिवाइस बनाए जो हमेशा हमको पावर देता रहे या कुछ हमारी लाइफ को आसान बना सके। वैसा हो सकता है, राइट? अच्छा, और एग्जांपल दो। अच्छा, अदर वे अराउंड बताओ कि अगर मान लो पहले टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बेसिस पे फिजिक्स बनाना शुरू किया किसी ने, पहले टेक्नोलॉजी आ गई और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ फिजिक्स बना दी। सर ये थोड़ा सा एक टफ है। चीज है, हम्म, जो हम स्टीम बेस्ड चीजें यूज करते थे, स्टीम आयरन थी या हाँ, स्टीम इंजन्स थे, इन सब हाँ, में पहले कोल का यूजेज करना इन लोगों ने शुरू किया, फिर डिराइव किया था इनने फिजिक्स। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड आर्यन, परफेक्ट, शाबाश डियर। सो पहले स्टीम इंजन वगैरह आए, लोगों ने स्टीम्स वगैरह के कुछ ऐसे डिवाइसेस देखे, बनाते थे वो लोग, पहले से ही बनाते थे। जैसे आप लोगों को एक थियोडोलाइट या कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द वर्ड, बट स्टीम्स में सबसे पहला एक मशीन जो बनाई थी लोगों ने, उसमें क्या कंसेप्ट था कि आप उसमें पानी भर दो, पानी भर के उसको गर्म करना शुरू करो, और फिर उस गर्म होने की वजह से जो स्टीम निकलेगा, वो स्टीम को आप किसी पाइप के थ्रू दूसरी जगह पे फेंक दो। सो उस वजह से मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स सपोज ऐसा एक गोल सा एक बॉल है, मेटल का बॉल है, लोहे का बॉल है ये, और ऊपर आपने यहाँ पे एक ऐसा छेद कर दिया और यहाँ पर एक पाइप लगा दिया ऊपर, और नीचे की तरफ में आपने ऐसा एक पाइप लगा दिया ऐसे नीचे की तरफ में, ठीक है? समहाउ आपने क्या किया है, यहाँ पे पानी भर दिया है,
यहाँ पे आपने पानी भर दिया है और इसको आप हीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप इसको हीट कर रहे हो। तो जब आप इसको हीट करोगे क्या होगा, वो जो स्टीम है, वो जो हवा है, गर्म हवा है, वो यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलेगी इस डायरेक्शन में, है ना, और ऊपर की तरफ में वो ऐसे करके पीछे यहाँ पे बाहर निकलेगी। क्या लगता है आप लोगों को, ये इधर पे रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट डू यू थिंक? अमान, यू विल टेल मी, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये वेयर विल इट रोटेट? शुभम, आर यू देयर? शुभम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बता। सर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा सर। शुभम बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ACW। युवराज क्या बोल रहा है? युवराज बता, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये या फिर क्लॉकवाइज जाएगा? सर मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार आप बताए तो क्या बोला था अभी आपने? देख, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा मेटल का एक स्पेयर ले लिया है, ये मेटल का एक स्पेयर है, मेटल का एक स्पेयर है ये, ठीक है। अब इस मेटल के स्पेयर के अंदर मैंने वाटर भर दिया है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, वाटर, और इसको मैं कहीं ना कहीं से हीट दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग हीट टू इट, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, जब पानी गर्म होता है तो वो स्टीम बनता है ना, जब स्टीम बनेगा, वाटर वेपर फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से ये पाइप के थ्रू, दिस इज अ पाइप, सो पाइप के थ्रू वो ऐसे करके बाहर निकल जाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ से भी वो बाहर निकलेगा स्टीम, और यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये जो डिवाइस बन गया है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे करके घूम रहा होगा ऐसे से करके, या क्लॉकवाइज घूमेगा? ACW। युवराज बोल रहा है ACW, यूवी बोल रहा है UV, ACW। आर्यन तू बता, क्या लगता है तुझे? हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, अपोजिट अच्छा, डायरेक्शन में जाएगा जिसमें। ACW बोल रहा है। अमान, व्हाट डू यू थिंक? सर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लग रहा है। अमान, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। सब एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो ये जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नो डाउट, वंडरफुल, नो डाउट। ये था सबसे पहला स्टीम, आई मीन लोगों ने जब इसको, जब स्टीम इंजिन्स की तरफ लोगों ने जब सोचना शुरू किया था, तो प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टीम का जो पावर है, वो एप्लीकेशन यहाँ से निकला था। तब लोगों को आइडिया आया कि यार हम लोग तो स्टीम की भी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अरे अगर हम लोग स्टीम को पीछे फेंक के ऐसा देख पाते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आप अगर स्टीम को पीछे फेंक रहे हो, देखो जैसे यहाँ पर हम लोग स्टीम को पीछे फेंक रहे हैं, स्टीम यहाँ से पीछे निकल रही है, लेकिन ये जो डिवाइस है मेरा वो तो आगे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लोगों ने बोला क्यों ना एक काम करूं मैं, कि एक था एक फिलोसोफर, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है लोगों का। सो था एक फिलोसोफर, उसने क्या किया है, कैसे लकड़ी की वो बुलक कार्ट जैसी बना दी उसने, गाड़ी बना दी उसने। इसके अंदर उसने वही पता नहीं वो गर्मी से ऐसे गर्म करने वाला कोई कंसेप्ट लगा दिया, यहाँ पे पानी वानी भर दिया, और इसका पाइप उसने पीछे की तरफ ओपन कर दिया। तो आइडिया ये था उसका कि जैसे ही यहाँ से पानी गर्म होगा, स्टीम यहाँ से पीछे बाहर निकलेगी, और उस वजह से उसकी ये गाड़ी है वो आगे मूव करेगी, ऐसे करके गाड़ी आगे मूव करेगी। यार मुझे बताओ, ऐसा और एक जगह पे कंसेप्ट लगता है विच इज द वेरी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी। डू यू नो विच टेक्नोलॉजी इज दैट, और वेयर इज दिस कंसेप्ट बीइंग यूज्ड? यस सर, हाँ जी बोलिए शुभम। रॉकेट्स। रॉकेट्स, वेरी गुड, शाबाश। और कोई दूसरी जगह जहां पर यूज हो रहा हो? रॉकेट्स इज परफेक्ट आंसर, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अनदर वन? सर अपन छोटे थे तो एक छोटी सी बोट आती थी जिसमें अपन दिया रखते थे, और यस, फिर वेरी गुड, परफेक्ट डियर। क्या करते थे उसमें? आप लोगों ने खेला है ऐसा दिवाली के टाइम पे ना दोस्तों, दिवाली के टाइम पे एक ना एक छोटी सी बोट आती थी, ऐसे करके एक बोट आती थी वो, ठीक है, प्यारी सी एक छोटी सी बोट हुआ करती थी वो। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक दिया जला देते थे, छोटा छोटा सा एक दिया जलाते थे। जब वो दिया पानी गर्म होता था यहाँ पर बेसिकली, जब ये दिया जलता था, पानी गर्म होता था, तो पानी यहाँ से जो पानी है वो गर्म होके स्टीम फॉर्म में आता था और पीछे की तरफ निकलता था। स्टीम पीछे निकलेगा तो ये बोट फिर आगे मूव करती थी पानी के अंदर, ऐसे यहाँ पे अगर आप पानी डाल दोगे तो ये मूव करती है ऐसे।
सो बचपन में हमने किया, मैंने भी किया ये शुभम, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया, युवराज, आर्यन, अमान, हेत, यस सर, देखा है ऐसा, नहीं देखा? यस सर, किया है सर। अच्छा अच्छा, तो ये चीज है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो एरोप्लेन्स हैं वो भी यही कंसेप्ट को यूज कर रहे होंगे? यस सर, है कि नहीं है भाई? एरोप्लेन्स के अंदर क्या लगा हुआ है? इंजन लगे हुए हैं, राइट? एरोप्लेन्स के अंदर इंजन लगे हुए हैं। एरोप्लेन का जो इंजन है वो क्या काम करेगा? हवा को पीछे फेंकेगा, जैसे ही हवा पीछे जाएगी वो एरोप्लेन को आगे धक्का मार देगा। तो वहां पर भी ये कंसेप्ट है, देखो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे जाके चीजें खत्म हुई है। सो फिजिक्स दोनों तरीके से काम करता है, पहले पहले टेक्नोलॉजी आई फिर फिजिक्स जनरेट हो गया, या फिर पहले फिजिक्स आया उसके बेसिस पे लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पहले लेट्स सपोज कोई टेक्नोलॉजी आ गई, पहले स्टीम इंजन आए थे, जैसा कि आर्यन ने बताया, पहले स्टीम इंजन आए, ये सब चीजें स्टीम से रिलेटेड कंसेप्ट आया, और फिर उसके बाद में फिजिक्स जनरेट हुई, जिसको हम लोगों ने नाम दिया थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोगों ने नाम दिया थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फिजिक्स दोनों तरीके से काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। यहाँ पे किसी को कुछ अपनी तरफ से 2-4 शब्द जोड़ने हैं तो बता दे मुझे। जनरल डिस्कशन वाली क्लास है दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड जो यूनिट है अपना चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस किसी को नहीं आने वाले, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बट ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि हाँ ओवरऑल फिजिक्स है क्या चीज। क्या बोलता है युवराज? सही है, बढ़िया है। शुभम, शुभम, यस सर, अभी कुछ ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा है? नो सर, पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म, ठीक है। हेत, तेरा क्या स्टेटस है? हाँ सर। बोलो सर, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो सर? लैपटॉप गिर गया। हाँ ठीक है हेत, आगे बढ़े फिर बेटा, आगे बढ़े। चलो अब मैं भी अपने नोट्स निकाल लेता हूँ, और लास्ट में इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी चाहिए थी वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। सो फिजिकल वर्ल्ड में ही लास्ट का जो टॉपिक है वो है कि दुनिया में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर या फोर्सेस इन नेचर। व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? क्या लगता है, व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? फोर्स तो आपको पता है, किसी चीज को पुश करना, पुल करना, खींचना अपनी तरफ, यही फोर्स है, दिस इज फोर्स। बट कितने टाइप के फोर्सेस आपको लगते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्स? क्या लगता है? युवराज, आपसे शुरुआत की जाए, बोलो युवराज। सर युवराज, हाँ बोल। फोर्स ऑफ नेचर तो रोटेशन रोटेशन, देखो जैसे मैं एक फंडामेंटल फोर्स का नाम लेता हूँ, पहला पहला जो फंडामेंटल फोर्स हम सबके दिमाग में आता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ चलो अभी आप लोग बताओ मुझे कि दूसरा फंडामेंटल फोर्स आपकी नजर में क्या आता है? हेत, हेत, सर बोल बोल। कोई भी फोर्स ले सकते हैं, जैसे जो फोर्स हम लोग लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे वो। मैकेनिकल फोर्स। हाँ ऐसा ही कुछ। देख जो फंडामेंटल फोर्सेस मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, वो ऐसे फोर्सेस हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते हो। आई मीन वही वो फोर्सेस मिलके ही आपको जो सामने वाली फोर्सेस हैं वो दिखाएंगी। अमान बोल रहा है ग्रेविटेशनल, वो तो बोल दिया ना बेटा तूने, वो तो पहले ही बोल दिया मैंने। जैसे अपने ना 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर के अंदर, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। द फर्स्ट force that we can talk about is gravitation. First force that we can talk about is gravitation. Second force that we can talk about is electromagnetism या electromagnetic force. तीसरे टाइप की जो फोर्स हम लोग पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं नेचर के अंदर में, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी सारी फोर्सेस इनका डेरिवेशन है, मतलब इनमें से ही निकली है सारी फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद में लास्ट एक फोर्स आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस है दोस्तों फंडामेंटल नेचर में। दीज आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, 4 फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, मतलब चीजों को अट्रैक्ट ही करेगा ये। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट थिंग्स। आप चेक कर लो, किसी भी जगह पे चेक कर लो, हम लोग धरती की तरफ अगर खींच रहे हैं तो वो ग्रेविटेशन की वजह से है। अगर एप्पल गिरता है तो भी वो ग्रेविटेशन की वजह से। अर्थ का रेवोल्यूशन, मून का रेवोल्यूशन, ये सब ग्रेविटेशन की वजह से, सब ग्रेविटेशन की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस होती है ना, उसके अंदर क्या होने वाला है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसे अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मारते हैं। लेकिन जब अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस आ जाएंगे, तो अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग नोटिस करो, वो जो मैग्नेट नहीं होती, मैग्नेट में एक साइड एक मैग्नेट ले लिया और दूसरा मैग्नेट आपने ले लिया। मैं यहाँ पे बना के ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में 2 बार मैग्नेट है, यू हैव 2 बार मैग्नेट, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे करके। सो इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल यहाँ पर, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल यहाँ पर। देखो ये नॉर्थ पोल, इसका भी नॉर्थ पोल, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास में आप लाने की कोशिश करोगे तो ये मैग्नेट इसको धक्का मारेगा और दूसरा वाला मैग्नेट इसको धक्का मारेगा, ये एक दूसरे को धक्का मार के रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। बट वहीं पर अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, एक मैग्नेट को उल्टा कर दिया, अब चेक करो, इसका नॉर्थ पोल यहीं पे रहने दिया बट दूसरे मैग्नेट का आपने साउथ पोल रख दिया, तो क्या होगा, ये इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, राइट। सो ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी फोर्स है और वो रिपल्सिव फोर्स भी है। दैट मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो इलेक्ट्रिसिटी के केस में, और अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, वैसे ये काम की चीज है। ये जो मैंने बनाया है ना डायग्राम चार्ट, इसको बना लो तो बढ़िया है। प्रॉब्ली यही एक छोटी सी ऐसी चीज है जो शायद हम लोगों को कभी कभी बहुत ही रेयर केस में पूछी जाए। लिख लो इसको, युवराज लिखना शुरू कर। और अब से डेली, लिसन टू मी गाइस, अब से डेली जो आप लोग नोट्स बना रहे हो ट्यूशन के अंदर में, दोस नोट्स दे वो ग्रुप के अंदर पहुंच जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म होगा रात में, समझा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ इसका। सो मान लो ये मैंने आपको बोला कि ये लिख लेना बेटा, आपने इग्नोर कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने उस टाइम नहीं लिखा। बट दिन खत्म होने से पहले पहले अपनी नोटबुक में आपको ये लिख के और मुझे फोटो भेजना है। यू हैव टू सेंड अ फोटो दिन के अंत तक। समझ में आया है? हाँ सर। हाँ, ग्रुप में डेली डेली अपडेट मुझे आना चाहिए, ये डेली अपडेट, डेली अपडेट आना चाहिए ये। चलो लिख लिया? यस सर। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की बात करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मान लो ये प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे यानी कि रिपेल करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला, न्यूक्लियस क्या, एटम के एकदम सेंटर का पोर्शन। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है ये बात तो मैं बता देता हूँ कि जो एटम होता है ना दोस्तों, एटम, मान लो ये एक एटम है, इसकी शेल्स हैं और ये बीच में कहीं पर न्यूक्लियस है। सो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मारेंगे, वो फोर्स जो लग रहा है उस टाइम पर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। रिपल्सिव फोर्स है उस केस में वहां पर। सो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मारेंगे, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को धक्का ही मारेंगे।
सर धक्का मारेंगे मतलब पुश। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता ये तो, नहीं बेटा, अट्रैक्टिव प्रोटॉन और फोर्स न्यूट्रॉन नहीं। बाइंड करते साथ में। नहीं बाइंड कहाँ करेंगे बेटा, अगर बाइंड कर जाते तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर तो चिपक जाते, चिपकते थोड़ी है वो। न्यूक्लियस के अंदर में देयर इज अ फोर्स जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक जगह इकट्ठा करके रखती है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स जो किसी को नहीं पता है। देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स। फिर एक फोर्स होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर ग्रेविटेशन जो फोर्स है ना दोस्तों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है। पूछोगे सर ये लॉन्ग रेंज क्या है? लॉन्ग रेंज का मतलब है कि बहुत ज्यादा दूर तक इसका इफेक्ट हमको समझ में आए, बहुत ज्यादा दूर तक हमको इसका इफेक्ट दिखने लगे। जैसे ग्रेविटेशन का इफेक्ट हम लोगों को अर्थ से सन के बीच में दिखेगा, सन से प्लूटो के बीच में दिखेगा, बहुत दूर की फोर्स है ये। सन से प्लूटो इतना दूर है, वहां तक हम लोगों को इसका फोर्स का इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो लॉन्ग रेंज की फोर्स है ये, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये कवर करती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये काम आती है, अपना असर दिखा पाती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये भी लॉन्ग रेंज की फोर्स है, पर इसका रेंज ग्रेविटेशन के रेंज से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या, कम ही है, काफी कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जैसे मैग्नेट्स, एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट रहता है, दूर से भी रहेगा, बिना टच किए भी रहेगा, बट वो ज्यादा दूर से नहीं होगा, ज्यादा दूर से नहीं होगा। लॉन्ग रेंज का फोर्स है ये भी, लॉन्ग रेंज का फोर्स है ये, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये इसमें लिख लेना आप, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये। अगर चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ में धक्के नहीं मार रहे होते। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। ग्रेविटेशन में ही हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स ही है। सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों। युवराज तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? नहीं लिख रहा मुझे मालूम है, पर ग्रुप के अंदर तेरी फोटो आ जानी चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है, ग्रुप के अंदर ये सब फोटोज आ जाने चाहिए, पीडीएफ बना के भेजना। सो ग्रेविटेशन फोर्स बड़े डिस्टेंस तक काम करता है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर फोर्स है ये। इट्स अ वीक फोर्स, इनफैक्ट इट इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। इसके पीछे ना एक कंसेप्ट था कि मान लो ये आपके पास में दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, या कोई भी दो बॉडीज है जिसमें एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोथ ऑफ देम अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को काम करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, सो आप लिखोगे नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसका असर तो वैक्यूम में भी होता है ना, सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, लेकिन वहां पर भी ग्रेविटेशन काम करता है ना, वहां पर भी तो ग्रेविटेशन काम करता है, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। फिर क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लिख सकते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बट हाँ इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इनफैक्ट ग्रेविटेशन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ग्रेविटेशन से तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए काम करने के लिए, सो नो मीडियम रिक्वायर्ड। प्लीज पार्डन माई राइटिंग टुडे, ऐसी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी,
ये क्या है, कंफर्ट लेवल ज्यादा है आज, इसलिए थोड़ा राइटिंग लूज आ रही है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको भी, कोई मीडियम नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज बहुत छोटी होती है दोस्तों, शॉर्ट रेंज, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर्स तक ये काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही इतना होता है। कोई न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस उसका साइज ही इतना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। शॉर्ट रेंज का फोर्स है ये। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ वीक फोर्स, एक वीक फोर्स होता है ये। इसकी रेंज इट इज आल्सो वेरी वेरी शॉर्ट, आई मीन इट इज अ शॉर्ट रेंज, कम डिस्टेंस के बीच में ही काम करेगा ये। इसका भी वही 10 टू द पावर -15 मीटर्स, एटम के अप्रोक्सीमेट साइज के बराबर, इज अ वीक फोर्स। ये रेडियो एक्टिव एमिशंस में दिखेगा, ये आप लोगों को कभी आएगा, बाद में आएगा, रेडियो एक्टिव एमिशंस, रेडिएशंस, बेसिकली शॉर्ट में रेडिएशंस। अरे यार ये क्या खराब हो जाता है बाद में, कर देता हूँ मैं, ठीक कर देता हूँ, उसको चिंता मत करो। रेडियो एक्टिव एमिशंस, इसमें क्या होगा, न्यूट्रिनोज। बच्चों ये बहुत आगे आने वाली बात है, मतलब इनफैक्ट मुझे तो आई मीन 12th क्लास में भी आप लोगों को ये बताया नहीं जाएगा, ये आपको उसके हायर स्टडीज में आएगी ये बातें। सो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिनो हो, एक पार्टिकल होता है, और एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। अरे भैया क्यों राइटिंग खराब होती है। एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, तो स्लैश मार के आप लिखोगे एंटी एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इनका इंटरेक्शन होगा जब, इनका इंटरेक्शन जब होगा विथ इलेक्ट्रॉन, विथ इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत छोटा फोर्स होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है ये। तब हमको वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलेंगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलेंगी दोस्तों। लिख लिया, जैसे बाकी है थोड़ा सा। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। सर हाँ सर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, हाँ इसमें आप कह रहे हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिपेल करेंगे, हाँ करते हैं। पर सर ये टेक्स्ट बुक्स में और रेफरेंस बुक्स में सर यही लिखा हुआ है कि दे बाइंड टुगेदर ओनली प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपेल, ओनली प्रोटॉन एंड, प्रोटॉन रिपेल। हाँ देख, द होल आइडिया इज, आप एक बार सोचो बेटा, मैं एक न्यूक्लियस को बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है। हमें पता है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, धक्का मारता है ना, पुश करता है। तो ये इसको यहाँ से धक्का मारेगा, ये इसको यहाँ से धक्का मारेगा। अगर मान ले तेरे पास में एक प्रोटॉन है एंड समहाउ यू हैव अ न्यूट्रॉन, समहाउ क्या न्यूट्रॉन है एक अंदर न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करते बेटा, तुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही होती फिर? नहीं सर, बट न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो बाइंड करते हैं मतलब साथ में रहते हैं। हाँ बाइंड करना, फिर उसका मतलब क्या है, मतलब वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो चिपकेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा क्या?
तो कहीं ना कुछ तो नई चीज बनेगी ना अंदर ही अंदर, नहीं होना चाहिए, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर तो ये चीजें चल रही हैं, इन सब एक दूसरे को धक्का मारने पुश कर रहे हैं इतने। आप तो सोचो कि एक छोटा सा एटम जब फूटता है तो इतनी सारी एनर्जी निकलती है उसमें से। एक छोटा सा जब एटम फूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना तो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है। हाइड्रोजन बॉम्ब जब हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंके गए थे, पूरी सिटी की सिटी तबाह हो गई थी। न्यूक्लियर फोर्स निकला था उसमें से, ये छोटे छोटे एटम्स फूटे थे। ये छोटे छोटे एटम्स फूट के इतनी एनर्जी निकाल दिया कि पूरी सिटी खत्म, एंटायर सिटी। द पॉइंट इज आर्यन कि ये सब एक दूसरे को मारते हैं, धक्का पुश करते हैं, बट इनको निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ से इतने छोटे से रीजन से इनको निकाल के बाहर फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको एक ऐसा एक फोर्स है जो इस बाउंड्री से बाहर जाने नहीं देता है। वो इनको पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है वो इन लोगों को। वो एक ऐसा एक फोर्स है, इनविजिबल फोर्स। वो क्या है, क्यों है, नहीं पता किसी को, नहीं पता है किसी को। और उसी के बेसिस पे तो लोग अपनी अपनी थ्योरीज निकालते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज। तो ये तो अंदर में ये इट्स अंडरस्टैंडिंग इसका वेरी डिफिकल्ट है ये, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड न्यूक्लियस। चलो एक काम करो, लास्ट में ना स्टार लगा के ऐसे एक छोटा सा लिख लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक मिनट दोस्तों। स्टार लगा के जहां पे आपने वो टेबल बनाया है ना, उसके नीचे स्टार लगा के लिखो ऐसे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एनएफ का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद में आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप 1 मान के चलते हो, उसके मैग्नीट्यूड को अगर आप रेफरेंस लेके चलते हो, 1 लेके चलते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके कंपैरिजन में 10⁻⁻² ही रहेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 100, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 100, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी ना वो डिवाइड बाय 100 कर दो, विच मींस 1 ही होगी, विच मींस 1 ही होगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसी टाइम पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसका 100 टाइम्स ज्यादा है। strong nuclear force is 100 times more powerful than electromagnetic force. This is the meaning of 10⁻⁻²। सिमिलरली फिर ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू तो और कम है, 10⁻⁻13। कंपैरेटिवली इट इज ओनली 10⁻⁻13। मतलब अगर मान लो वीक न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट है 1, लेट्स सपोज वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, पावर है, वो 1 है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पावर 10⁻13 टाइम्स ज्यादा होगा, मोर 10⁻13 टाइम्स मोर हो जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स का लिख लो, इसका 10⁻⁻38, 10⁻⁻38 टाइम्स लेस देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 10⁻38 टाइम्स। श्री राधे, लिख लो इसको गाइस। यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को वेक्टर्स एक टॉपिक करवाऊंगा, वो वेक्टर्स टॉपिक बहुत जरूरी है, हम लोगों को फिजिक्स में वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा लेट्स सपोज सॉर्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ही है, वेक्टर्स। अब आप लोगों को अच्छे से वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास से बताना शुरू करूंगा आप लोगों को।
ये सब काम आएगा हमको जब हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, जब हम लोग फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने 1-2 क्लास करी है उनको तो ये पता होगा कि हाँ कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, ये सब चीजें मैंने सिखाई थी ना। अब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे उसको, वेक्टर्स को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइस, फिर यहीं पर स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बता लो। हाँ सर, मैंने बोल। आपसे स्टार्टिंग में पूछा था ना, फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए थोड़ा सा डाउट था, हाँ हाँ ये बोल। खाली स्ट्रीमलाइन में। हाँ सर स्ट्रीमलाइन समझ में नहीं आई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो आपने समझाया कि बता रहा हूँ वेलोसिटी। बता रहा हूँ। देख, जो स्ट्रीमलाइन होता है ना, स्ट्रीमलाइन इनडायरेक्टली आप अपने समझ के लिए ऐसा समझ लो कि मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल था, जब आपने उसको देखना शुरू किया, लेट्स सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम वाज 10 AM, 10 बज रहे थे यहाँ पर। जस्ट आफ्टर 10 बज के 1 सेकेंड ही हुआ था, 10 बजकर 1 ही सेकेंड हुआ था, तब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। आपने आपने सोचा कि ये पार्टिकल ना ये रास्ता पकड़ के आया होगा, देख देख ले अभी। आपने सोचा कि ये पार्टिकल ये रास्ता पकड़ के आया होगा, तो आपने वो ट्रेस कर लिया, पाथ ट्रेस कर लिया उसका कि ये पार्टिकल कहाँ से आया था। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर गया, आपने फिर वही रास्ता पकड़ लिया कि ये शायद यहाँ से यहाँ आया होगा। तो आप ऐसे एक एक करके उस पार्टिकल का रास्ता ट्रेस कर रहे हो, और ये जो पर्टिकुलर रास्ता है, इसी रास्ते को हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ स्ट्रीमलाइन, दिस इज नोन एज अ स्ट्रीमलाइन। अगर स्मूथ रास्ता है, आपको पता है कि वो पार्टिकल कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, तो मान लो ये तो सिर्फ एक पार्टिकल की बात थी। अब बेटा मान ले दूसरा कोई पार्टिकल आया, उसने यहाँ से शुरुआत करी और वो भी ऐसे ऐसे करके मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया, वो भी ऐसे ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये आपको लाइंस मिल रही है, इन्हीं लाइंस को हम लोग स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, इसी लाइंस को हम लोग स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं। जैसे पाइप है बेटा, पाइप है, पाइप के अंदर में तो एकदम स्लो पानी और स्मूथ पानी बहा ले। सो लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे 3-4 पार्टिकल्स थे, ए बी सी और डी। अगर ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, डी पार्टिकल सब एक ही रास्ते पे, एक ही लाइन पे खड़े हुए हैं, मान ले रेस होने वाली है इनकी एक ही रास्ते पे खड़े हुए हैं, राइट। ये पाइप है और पाइप के अंदर ये फ्लो करने वाले हैं। सो कुछ टाइम बाद ए पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ आया, तो बी पार्टिकल यहाँ आना चाहिए, सी पार्टिकल यहाँ और डी पार्टिकल यहाँ पे आ जाना चाहिए। और आप फिर यहाँ से ए पार्टिकल का रास्ता ट्रेस कर दो, बी पार्टिकल का रास्ता ट्रेस करो, सी का रास्ता ट्रेस करो और डी का रास्ता ट्रेस करो। इसी को हम लोग स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। दिस इज नोन एज अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब तो बता और क्या था। बस यही था सर, और एक वो था सर, टैंजेंट कैसे हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताएगा? देख बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना, जब मान ले मैंने एक पत्थर ले लिया, मैं यहाँ बीच में खड़ा हुआ हूँ, मैंने एक पत्थर ले लिया, पत्थर को रस्सी में बांध दिया है, और फिर वो रस्सी को मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ अपने सर के ऊपर, ऐसा एक सिनेरियो, और कोई मेरे को ऊपर से देख रहा है। तो अगर कोई मेरे को ऊपर से देखेगा, उसको ऐसे दिखेगा ना कि ये मैं बीच में यहाँ पे सर खड़े हुए हैं, दिस इज सर, और सर ने ये रस्सी ऐसे पकड़ के रखी हुई, यहाँ से घुमा रहे हैं, ये रहा पत्थर, दिस इज द स्टोन, दिस इज द स्टोन। अभी जो स्टोन है ना बेटा, ये स्टोन, इसकी टेंडेंसी क्या है, अगर मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, मैं सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ इसको, हालांकि मेरा सर्कल बहुत गंदा बन रहा है, बट आप लोग अच्छा समझ जाना इसको। तो ये सर्कुलर मोशन में अगर ये घूम रहा है पत्थर, तो आपको नहीं लगता कि जैसे ही आप इस पत्थर को छोड़ोगे, ये यहाँ से यहीं भागेगा सीधा छूटते के साथ ही? होता है ऐसा? अगर मैंने घुमाते 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 अगर पत्थर मेरे हाथ से छूट गया या रस्सी टूट गई, तो क्या होगा, पत्थर जिस रास्ते पे ऐसे घूम रहा था उसी रास्ते पे सीधा निकल जाएगा। तो मान ले अगर पत्थर घूमता घूमता यहाँ से इधर आया, तो यहाँ से छूटते के साथ ही वो इधर निकल जाता, सीधा निकल जाता, क्या वो वापस से सर्कल में आता? क्या एक बार छूट गया तो वो सीधा निकलेगा, वो घूमेगा नहीं अंदर की तरफ, राइट। सो ये जो रास्ता है आपका, यही है टेंजेंट। इसका मतलब पत्थर की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, पत्थर सीधा जाना चाहता था, लेकिन उसको किसी ने अंदर जकड़ के रखा हुआ था। किसने पकड़ के रखा हुआ था? ये स्प्रिंग ने, ये स्प्रिंग ने, इसने सेंट्रीपिटल एक फोर्स लगा था, अंदर की तरफ एक फोर्स लगा के रखा हुआ था। जैसे ही पत्थर सीधा निकलने की कोशिश करेगा, ये रस्सी उसको अंदर खींच लेगी। मान ले पत्थर यहाँ पर है, ये पत्थर यहाँ से यहाँ भागने की कोशिश करेगा, रस्सी उसको फिर अंदर खींच लेगी। पत्थर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ भागने की कोशिश करेगा, रस्सी उसको फिर अंदर खींच लेगी। ऐसे करके ये जो फोर्स लग रहा है रस्सी को, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड यही जो रास्ता है, इसी को तो हम टैंजेंट बोलते हैं, दिस इज द टैंजेंट। और ऑब्वियसली यही हमको डायरेक्शन दे रहा है स्टोन का, समझा आर्यन? यस सर। और
तो सर ये आपने assumptions में लिखवाया था रोटेशनल हाँ, रोटेशनल नॉन विस्कस इरोटेशनल का मतलब है बेटा, एक जैसे पानी बह रहा है, एकदम स्मूथ पानी बह रहा है यहाँ से, नदी के अंदर बहुत स्मूथ पानी बह रहा है, कोई हलचल नहीं है, बहुत ही स्मूथ पानी बह रहा है। तूने सडनली यहाँ पर बीच में एक पत्थर रख दिया पानी में, क्या होगा? ये पानी ऐसे गोल गोल घूमता हुआ नहीं जाएगा क्या यहाँ से? ये पानी यहाँ से ऐसे गोल गोल घूमता हुआ नहीं जाता? ऐसा देखा है तूने? भंवरें बनती है छोटी 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 छोटी, देखी है ना? यस सर, तो ये, डाइवर्ट हो जाएगा पानी। हाँ, तो ये जो गोल गोल घूमने वाला वाटर है, इसी इसी ऐसे टाइप के फ्लो को हम लोग इरोटेशनली रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। दिस इज योर रोटेशनल फ्लो, ये रोटेशनल फ्लो होगा, और यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं है, दैट मीन्स इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो, ठीक है, इरोटेशनल फ्लो ये है, ठीक है। अच्छा, नॉन विस्कस में क्या है? नॉन विस्कस में देख यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड फ्लूइड की फ्लूइड एलिमेंट ये रहा, दूसरा फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर है, राइट। मान ली ये एक एटम है, दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम। अभी एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मान ले एक एटम नीचे खड़ा हुआ है, दूसरा एटम इसके ऊपर यहाँ पे टच में है, और ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये मूव करने की कोशिश करेगा, बट ये जो नीचे वाला एटम है इसको बोलेगा तो रुक भाई, मैं तेरे को खींच रहा हूँ, वो पीछे खींचने की कोशिश करेगा, राइट। तो उस वजह से क्या होगा, ये जो ऊपर वाला एटम है वो मूव करने की कोशिश कर रहा था, बट मूव नहीं कर पाएगा, उतना आसानी से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर पीछे से एक फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यही तो फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स, राइट। सो क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, तो ये एटम्स आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इनके अंदर एक फोर्स है, और उस फोर्स को ही हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं बेटा, उसी का नाम है विस्कस फोर्स, ठीक है। अब नॉन विस्कस क्या हो गया कि फ्लूइड नॉन विस्कस हो जाए, मतलब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को चिपके ही नहीं, एक दूसरे को रोके नहीं, एक दूसरे को रोके नहीं, ठीक है, तो वो नॉन विस्कस फोर्स हो जाएगा, नॉन विस्कस फ्लो हो जाएगा। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नॉन विस्कस फ्लो बनाना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ लिमिट तक हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ वो नॉन विस्कस हो सकता है, बट होता नहीं है। अच्छा ठीक है, चल और कुछ? यस सर, नहीं सर, ठीक है, ठीक, चल, ओके ओके, ठीक है जी, बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर।